हेलो बच्चों, आशा करता हूं कि इन वीडियो से आपको काफी मदद मिल रही होगी अपनी पढ़ाई में। और आज से हम लोग 3 या 4 या 5 लेक्चर्स की सीरीज शूट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जिसमें 4 लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की पूरी थ्योरी और एक लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल शूट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, जैसे किसी सब्सटेंस या मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए उसके मैग्नेटिक डायपोल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही जब सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई की जाने लगी, यानी उनके बारे में अध्ययन शुरू हुआ, तो देखा गया कि वो फैक्टर जो उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है वो क्या था, उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। और वो मॉलिक्यूल्स क्या बनाते थे, एक डायपोल बनाते थे। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को, यानी उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आगे आप पढ़ेंगे, ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये बताता है कि हमारा सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके बारे में बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहां पर डायपोल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि किसी डायपोल जो होते हैं वो किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम लोग इसको। तो डायपोल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है, अ सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर लेकिन अपोजिट टाइप के चार्ज बहुत छोटी दूरी पर रखे हो, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। कुछ हमारे जो नोन डायपोल्स हैं उनके कुछ के एग्जांपल क्या है, H2O है, HOH लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो देखो, अगर हम लोग फर्स्ट ए और 17th ए जो हमारा है, अगर उसके एलिमेंट्स को मिलाकर के कंपाउंड बनाते हैं तो एक जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है दूसरा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही बिहेव करते हैं। NaCl हो गया, HCl, या ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, तो वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही बिहेव करते हैं। यहां मैंने एक कन्वेंशनल डायपोल लिया है, थ्योरेटिकल डायपोल, जो हम लोग प्रूफ के लिए यूज करते हैं। एक डायपोल है AB, ठीक है ना, डायपोल क्या है, AB है। इसमें चार्ज क्या है, -Q और +Q, और ये डायपोल का सेंटर है C। क्योंकि जब हमारे पास एक स्पैन आ जाएगा तो हम सारी मेजरमेंट उसकी किससे लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, ठीक है। यानी डायपोल में जो रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है वो क्या होता है, डायपोल का सेंटर। हर जगह डायपोल के सेंटर से ही मेजरमेंट शुरू की जाती है। डायपोल में देखिए अब क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल चार्ज के कारण हर चीज हम लोगों ने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, सारी चीजें क्या पढ़ी, सिंगल चार्ज के कारण। अब क्या है, दो चार्ज हो गए, दो चार्जेस का एक सिस्टम है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी रहेगी। तो यहां पर क्या है, -Q और +Q से बना हुआ एक डायपोल है, और सेंटर से +Q और -Q L दूरी पर रखे हुए हैं। यानी इस Q से इस Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2L। और ये 2L क्या कहलाती है, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ कहलाती है, यानी ये डायपोल की लंबाई है। अब इस डायपोल को कैरेक्टराइज करना है, यानी हमें एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है जो डायपोल्स के प्रॉपर्टी को बताए कि कौन सा डायपोल अच्छा या कौन सा डायपोल स्ट्रांग होगा। तो वो प्रॉपर्टी है डायपोल मूवमेंट। क्या है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल p, और ये होती क्या है, Q इंटू 2L। क्या होती है, Q इंटू 2L, यानी 2L के, ये P वेक्टर है और किधर की तरफ होगा, 2L के अलॉन्ग होगा। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं, अच्छा इसका यूनिट क्या बनेगा, डायपोल मूवमेंट की यूनिट बनेगी चार्ज इंटू लेंथ की यूनिट, यानी कूलॉम मीटर। इसकी एक और यूनिट है डिवाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़ी अनकन्वेंशनल टाइप की यूनिट है, इसलिए उसको मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो डायपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। तो अगर हमें कहीं भी दिखाना है कि डायपोल है, तो डायपोल के बारे में इतनी बड़ी चीजें नहीं लिखते हैं कि वी हैव अ डायपोल AB in which charge -Q is at A plus Q at B and 2L is the dipole length। ये नहीं, सीधा हम लोग लिखेंगे कि वी हैव अ डायपोल AB और ब्रैकेट में लिखेंगे P is equal to Q into 2L।
ये सब कुछ बता दे रहा है कि भाई साहब अपने पास डायपोल है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, P है, और इसमें चार्ज Q है, 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो डायपोल लेंथ ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही वो प्रॉपर्टी है जो किसी डायपोल को कैरेक्टराइज करती है। तो ये तो हो गया डायपोल और डायपोल की कैरेक्टराइज करने वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर Q इंटू 2L, यानी चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहां पर ध्यान देना है कि ये जो 2L है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस Q विद रिस्पेक्ट टू माइनस Q, यानी जो 2L है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। किधर होगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो हमारा जो P है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। और ये एनालॉजी एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा लिया गया है क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल होता है, क्योंकि जब ये प्लस Q, आप एक डायपोल लोगे तो ये अब डायपोल क्या है ना, ये अलग अलग सिस्टम नहीं रह गया, यानी दो अलग अलग चार्ज नहीं, ये दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया है। ठीक है ना, ये दो चार्जेस का क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया जिसमें प्लस Q वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और माइनस वाले पर अंदर जा रही हैं। तो अगर सिस्टम के अंदर देखें तो फील्ड लाइन है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल्स में ऐसा होता है ना कि नॉर्थ से लाइंस निकली और साउथ में अंदर गई, और मैग्नेट के अंदर ये क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो चूंकि वहां मैग्नेटिक डायपोल उससे पहले स्टडी में आया, तो इसलिए ये मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी हम किधर ले लेते हैं, P की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की एनालॉजी किससे दिखाई जाती है, नॉर्थ पोल से, और नेगेटिव चार्ज की साउथ पोल से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन किधर से होगी, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की साउथ टू नॉर्थ होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की किधर से किधर होगी, माइनस टू प्लस, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये हो गया हमारा किसकी, P की डायरेक्शन। अब देखते हैं डायपोल कितने टाइप के होते हैं। तो डायपोल जो है ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं और वो भी डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल्स के नेचर पर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ डायपोल। और हाँ एक चीज, केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली जाती है वो प्लस से माइनस की तरफ ली जाती है। वो किससे ली जाती है, प्लस से माइनस की तरफ ली जाती है। तो डायपोल की टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डायपोल दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा नॉन पोलर, कैसा, नॉन पोलर डायपोल, और दूसरा कैसा है, पोलर डायपोल। तो नॉन पोलर डायपोल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग common center of net positive and negative charges। ठीक है ना, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है, यानी जिस पॉइंट पर टोटल नेगेटिव चार्जेस एक्ट करते हैं वहीं पर टोटल पॉजिटिव चार्जेस भी एक्ट करते हैं। और इसलिए विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता, यानी ये नॉर्मली डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है ना, ये नॉर्मली डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इसको रखा गया, ठीक है, वैसे ही क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग फोर्स लगेगा। यानी अब क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो थोड़ा सा फील्ड की तरफ और नेगेटिव चार्जेस का फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, और इसका कुछ डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो नॉन पोलर डायपोल्स हैं उनमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दे डोंट हैव एनी डायपोल मोमेंट, इनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, और इसका डायपोल मूवमेंट
प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं? होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना, CO2 और मीथेन। तो या तो होमोजीनियस होंगे, यानी फर्स्ट और 17th वाले को हम छोड़ दें तो उसके बीच में जो भी डायपोल हमें मिलेंगे वो ज्यादातर कैसे मिलेंगे? नॉन पोलर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी पोलैरिटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, या पोलर डायपोल्स, molecules do not have common centers of net positive and negative charges, ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो क्या है? कोइंसाइड नहीं करते। ये क्या कहलाएंगे? पोलर डायपोल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अच्छा, इनमें क्या होगा? ऑलरेडी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट इनका क्या होता है? रहता है पहले से ही। जैसे फर्स्ट ए और 17th ए का HCl, NaCl, एक जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरा उतना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव, तभी ये क्या होते हैं? नॉर्मली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग वाले ये मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा? जैसे मैं एक स्पेसिमेन लूं तो ये ऑलरेडी एक्ट एज डायपोल, ये डायपोल की तरह बिहेव ही करता है। तो बहुत सारे डायपोल इस तरीके से पड़े हुए हैं, प्लस माइनस, लेकिन इनका ओरिएंटेशन जो है वो ऐसे रैंडम रहता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही इनको क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे, वैसे ही ये जो डायपोल्स हैं इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती हो और ये रोटेट होकर के एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, यानी एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं और हमारे सिस्टम का टोटल डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाने पर ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे और सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ से जा रही है तो ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, यानी इसमें ऑलरेडी पर मॉलिक्यूल का तो डायपोल मोमेंट होता है लेकिन सबका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब रैंडमली अलाइंड है। अब अगर मान लीजिए इसमें एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है? p, तो एक ही पॉइंट पर p इधर सारे डायपोल मोमेंट अगर एक पॉइंट पे जोड़े जाएं, p इधर p इधर p इधर p, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो नेट p क्या हो जाएगा? p नेट जीरो। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये घूम करके क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब सारे p सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना? n इंटू p के बराबर डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। तो ये किसका था? अब ये क्या है? HCl, NaCl, HOH। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डायपोल के टाइप्स। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या बिहेवियर शो करता है या डायपोल के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो एक चीज यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको पिछले पार्ट में नहीं बता पाया था कि नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर हम दो चार्जेस से बना हुआ एक सिस्टम माने तो एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण क्या हो जाएगा? इन प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का अगर एक सिस्टम माने तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। यानी किसी डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एक डायपोल लिया हुआ है AB। क्या है डायपोल हमारा? AB। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए। क्यों थीटा एंगल? क्योंकि देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, P इस तरफ है, ये जो है इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा का। ठीक, अब आप देखें कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज पर अब अलग अलग चार्जेस, यानी दो चार्ज का तो हमारे पास कोई फोर्स का फॉर्मूला है नहीं, तो सिंगल सिंगल चार्ज पर देखते हैं क्या लग रहा है। देखो इस पर कितना फोर्स रहेगा? प्लस क्यू चार्ज पर Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हमारी,
तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पर कितना फोर्स रहेगा, क्यू इंटू ई अलोंग द फील्ड, और इस पर उतना ही चार्ज लगेगा क्यू इंटू ई अपोजिट टू द फील्ड। अब देखो इस सिस्टम पर क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी ये किस लाइन पर, इस लाइन पर काम कर रहा है और ये इस लाइन पर काम कर रहा है, ये क्या है, कॉमन नहीं है। तो जब किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं इस तरह से कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन कॉमन ना हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, एक कपल बनाते हैं। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, a couple will act on dipole AB, और AB को कैरेक्टराइज करेंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 2L से। तो इसमें क्या होगा, और जब भी कोई कपल किसी बॉडी पर लगता है तो वो हमेशा क्या करता है, उसको रोटेट कराता है। और ये कपल कब तक रोटेट कराता रहेगा, जब तक इसका टॉर्क यानी इसका कपल का जो मूवमेंट है वो जीरो नहीं हो जाता। तो कपल का मूवमेंट जीरो कब होता है, जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी दो के दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन की तरफ बॉडी को घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी ये वाला इसको इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ घुमाएगा, यानी ये इसको ऐसे खींच करके फील्ड के अलोंग या फील्ड की अपोजिट लाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, क्योंकि कपल का नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। जितना फोर्स, अगर इस डाइपोल को एक पॉइंट में मानो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, तो QE फोर्स इधर लगा हुआ है और QE फोर्स इधर की ओर लगा हुआ है, यानी इस पर नेट फोर्स कितना लगा है, जीरो। इसका मतलब ये इस डाइपोल को ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरित गति नहीं करा पाएगा, मैकेनिक्स खत्म हो गई। अब यहां पर क्या काम में आएगी, रोटेशनल मैकेनिक्स। अब ये देखना है कि क्या ये QE फोर्स एक ही लाइन पर लगे हुए हैं या अलग अलग लाइन पर लगे हुए हैं। तो इनकी चूंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, इतना गैप है, और अगर ये साइड 2L है तो ये गैप कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं P अपॉन H, यानी इसको अगर y मान ले तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो y बाई 2L इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L sin थीटा। तो चूंकि ये दोनों QE फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन में इतने का गैप है ना, इसके कारण क्या पैदा हो रहा है, टॉर्क पैदा हो रहा है। और ये टॉर्क हमेशा क्या करता है, रोटेशनल मोशन कराता है। तो ये डाइपोल को कब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक टॉर्क जीरो नहीं हो जाता। और टॉर्क जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, 2L sin थीटा जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2L sin थीटा तब जीरो होगा जब ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाए, एक दो लाइन ना होकर के एक ही लाइन में हो जाए। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, डाइपोल पर काम करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो कपल का टॉर्क कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, यानी दोनों फोर्स चूंकि लग रहे हैं बराबर अमाउंट में, तो एक ही की वैल्यू रखेंगे, यानी QE के बराबर फोर्स लग रहा है, तो यहां टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E, ये तो फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट को C मान लिया जाए तो लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC, और BC की वैल्यू कितनी आएगी, 2L sin थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, QE इंटू 2L sin थीटा, कहां से, यहां से, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम लोग y की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी y जो हमारा क्या है, BC है ना। तो यहां से देखिए Q इंटू 2L को क्या लिख दिया जाए, P लिख दिया जाए। क्या कितना लिख दे, P ही तो होगा ना ये। तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये क्या हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या है, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी वेक्टर है। और देखो AB sin थीटा ये क्या है, AB sin थीटा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, यही तो लिखा हुआ है ना।
तो अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें P और E का क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इधर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर में, या इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म टाउ बराबर क्या हो जाएगा P क्रॉस E। तो यहां से देखिए केसेस क्या क्या बने, यहां से टाउ मैक्सिमम कब होगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा क्या हो, साइन थीटा की वैल्यू +1 हो, है ना, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब कि जो वेक्टर P है ये वेक्टर E के परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब कोई, अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा रहेगा तो क्या होगा, इस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, टाउ मिनिमम हो जाएगा 0, जब साइन थीटा की वैल्यू 0, और 0 कब होती है 0 डिग्री या 180 डिग्री पर। इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 या 180, और इन दोनों केसेस में टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा 0। तो 180 डिग्री अगर हम इसको वेक्टर माने, वेक्टर P, ये ब्लैक हेड जो है इसका ये वेक्टर की नोक को दिखा रहा है, तो या तो ये P इस तरीके से पैरेलल रखा हो और या एंटी पैरेलल रखा हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये इस तरीके से रखा होगा तो इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर फोर्स लगेगा इधर। अब दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई हैं, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर लग रहे हैं, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो जब डाइपोल क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल टू, या जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, तो व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा। अब इस केस में देखिए क्या है कि अगर ये डाइपोल पर टॉर्क काम कर रहा है तो वो टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा और इस टॉर्क इसको रोटेट कराने में कुछ वर्क करेगा। तो देखते हैं कि इस टॉर्क ने कितना वर्क डन किया, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो देखो बच्चों, अब हम लोग निकालने क्या चल रहे हैं, वर्क डन, कि डाइपोल को किसी फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क अचीव होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक डाइपोल है जो फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। तो जब फील्ड के पैरेलल रखा है तो इस पर कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप इस डाइपोल को ऐसे घुमाना चाहोगे वैसे ही क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ और इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, यानी दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड कर रही है, यानी टॉर्क क्या है 0 है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा घुमाते हैं ये फोर्स कुछ ऊपर लगने लगेगा और ये फोर्स कुछ नीचे, यानी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आ जाएगी, और फिर से तुरंत टॉर्क पैदा हो जाएगा, यानी एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। रीस्टोरिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो टॉर्क इस डाइपोल को घुमा के पुरानी अवस्था में लाना चाहेगा, अपनी पहले की स्टेट में लाना चाहेगा। क्यों, ताकि फिर से टॉर्क 0 हो जाए। तो कुछ एक्सटर्नल, अगर हमें इसको घुमाए रखना है तो हमें रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, किसी बाहरी मीडियम द्वारा टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी हम इस डाइपोल को घुमा पाएंगे, यानी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसको थीटा इनिशियल से लेकर के थीटा फाइनल तक रोटेट किया गया, यानी इस ये एंगल कुछ होगा 0 डिग्री मान लेते हैं, तो इसको थीटा इनिशियल बोल दिया, और ये कुछ 60 डिग्री तक घुमाया गया, मतलब 60 डिग्री तक, तो ये थीटा फाइनल हो गया। अब इसमें कितना वर्क किया, तो मैं मान लेता हूं कि किसी टाइम पर ये डाइपोल जो है ये हमारा ऐसे थीटा डिग्री पर था, कितने पर था, थीटा पर, और यहां से इसको बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाया गया, कितना डी थीटा घुमाया गया, और इसमें वर्क कितना किया गया, डी डब्ल्यू। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अपनी बात पे आ रहा हूं कि इफ डी डब्ल्यू इज वर्क डन in small rotation of angle d theta against
स्टोर इन टॉर्क टाउ, और ये टाउ कितना है, पीई साइन थीटा। ये टाउ कितना है, अभी आपने निकाला है पीई साइन थीटा। तो बेटा डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, रोटेशनल मोशन में वापस जाओ, वर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगल, यानी पी इंटू डी थीटा, यानी पी की सॉरी टाउ इंटू डी थीटा। और ये कहां से आया ये भी आपको बता दूं, देखो लीनियर मोशन में हम लोग वर्क बराबर क्या पढ़ते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ते हैं ना। इसमें क्या करो, रेडियस वेक्टर से डिवाइड कर दो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आप रेडियस से और डिवाइड कर दो, तो F इंटू आर ये क्या बन जाएगा, टॉर्क, और D अपॉन आर, ये D क्या है, आर्क, ये है D की ये जो लेंथ है, और R क्या है, रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा। तो वर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगल। तो कितना टॉर्क लगा है टाउ, कितना एंगल घुमाने में, डी थीटा, कितना वर्क, डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहां पर वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, देयरफॉर फॉर टोटल वर्क वी इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। तो W बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, यानी पीई तो कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, कहां से, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, क्लियर है ना, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो जनरली क्या होता है, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन अंदर का माइनस साइन क्या करेगा, साइन का चेंज कर देगा, तो मैं यहां रख दूंगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, यानी वर्क डन जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये जनरल फॉर्मूला आ गया थीटा इनिशियल से लेकर के थीटा फाइनल। और दूसरी चीज, यहां पर थीटा नापा किधर से गया है, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से नापना, बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है, cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ठीक है, अब हमें देखना है कि एक्सटर्नल वर्क कब होगा और इंटरनल वर्क कब होगा, यानी फील्ड कब वर्क करेगी और कब फील्ड पर वर्क किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो, इसके आगे मैं यहीं पर बता रहा हूं। फर्स्ट, एक्सटर्नल वर्क यानी वर्क अगेंस्ट फील्ड, वर्क अगेंस्ट टॉर्क, फील्ड ही टॉर्क लगा रही है। तो वर्क अगेंस्ट टॉर्क कब, जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं फील्ड से किसी दूसरे डायरेक्शन में, यानी इसमें थीटा इनिशियल क्या होगा, 0 डिग्री, यानी डायपोल रखा कैसे था, डायपोल रखा हुआ था फील्ड के अलाउंग। थीटा फाइनल हम लोगों ने कितना कर दिया, सपोज करिए थीटा एंगल पर, थीटा फाइनल का मतलब इसको थीटा डिग्री यानी फील्ड से थीटा डिग्री पर घुमा रहे हैं। तो ये वैल्यू जरा पुट कीजिए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पीई cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, यानी W बराबर कितना हो जाएगा, पीई 1 माइनस cos थीटा। और आप जानते हैं कि ये टर्म cos थीटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी है ना, ये वैल्यू जो होगी ये 1 से कुछ ना कुछ छोटी होगी, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा cos थीटा ये हमेशा 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटी क्वांटिटी को अगर आप 1 में से घटाएंगे तो ये टर्म 1 माइनस cos थीटा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि ये जो वर्क डन है W एक्सटर्नल लिख दे रहा हूं, है ना, तो ये जो वर्क डन एक्सटर्नल है ये हमेशा क्या आएगा, W एक्सटर्नल विल ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये cos थीटा कभी भी 1 से बड़ा
नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम एंगल तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले मैक्सिमम वैल्यू पे रखा था, अब हमने क्या किया है, cos थीटा की कुछ उससे छोटी वैल्यू पर ले आए हैं, तो ये टर्म हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, यानी जब भी हमें डायपोल को फील्ड की दिशा से किसी दिशा में घुमाना है तो हमें बाहरी वर्क करना ही पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, तभी ये वर्क पॉजिटिव आया है। अब यहां पर इसको मैं करता हूं कि फील्ड कब वर्क करेगी, यानी इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क मतलब वर्क डन बाय टॉर्क। यहां पर टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था, यहां टॉर्क खुद वर्क कर रहा है कि अगर थीटा इनिशियल जो है वो थीटा हो, यानी डायपोल को हम थीटा डिग्री पर रख दें, तो इस पर क्या होगा, इधर QE फोर्स लगेगा, इधर QE फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक टॉर्क पैदा होगा, और वो टॉर्क इसको तब तक घुमाता रहेगा जब तक ये टॉर्क जीरो ना हो जाए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद ब खुद वर्क कर लिया, टॉर्क ने खुद इसको घुमा लिया है, और थीटा फाइनल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी जब ये फील्ड के पैरेलल आ जाए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, W इंटरनल, ये कितना हो जाएगा, PE cos थीटा माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो W इंटरनल ये कितना हो जाएगा, PE cos थीटा माइनस 1। अब देखो ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे पहले cos थीटा अपनी कुछ कम वैल्यू पे था, तो लोअर वैल्यू में से हायर वैल्यू घटाएंगे तो ये टर्म क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जिसके कारण W इंटरनल ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, सिंस cos थीटा विल बी लेस देन 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो W इंटरनल नेगेटिव आया, यानी फील्ड खुद ब खुद वर्क कर लेगी। नेगेटिव आने का मतलब कि ये वर्क कहां से, फील्ड की एनर्जी में से वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, वर्क डन इन रोटेटिंग द टॉर्क। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ठीक है, PE साइन, और ये याद रहेगा टॉर्क में साइन थीटा होता है, तो यहां माइनस cos थीटा आएगा, तो जब हम इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का साइन के कारण cos थीटा फाइनल माइनस इनिशियल आना चाहिए था, लेकिन माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये तो उसके स्पेशल केसेस हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डायपोल का जो बेसिक चीजें थी वो कवर कर ली हैं। अगली क्लास में हम लोग डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो तब तक आप इन लेक्चर्स को देखते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।